दास्ताने भारत में आज सिकंदर आजम के भारत पहुंचने और पोरस से हुई लड़ाई की कहानी। अभिवादन स्वीकार करें मनोज शर्मा का। ग्रीक दार्शनिक और इतिहासकार सिकंदर की पर्सनालिटी का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि उसका रंग गोरा था लेकिन चेहरा लालिमा लिए हुए था। उसका कद एक आम मैसेडोनियन के मुकाबले थोड़ा छोटा था, लेकिन इसका युद्ध के मैदान में कोई असर नहीं दिखता था। सिकंदर दाढ़ी नहीं रखता था, उसके गाल पतले थे, जबड़ा चौकुरा था और उसकी आंखों में गजब का दृढ़ संकल्प दिखता था। मार्कस कर्टियस ने सिकंदर की जीवनी हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर में लिखा कि सिकंदर के बाल सुनहरे और घुंघराले थे। उसकी दोनों आंखों का रंग अलग अलग था। उसकी बाईं आंख सलेटी रंग की थी और दाहिनी काले रंग की। उसकी आंखों में इतनी ताकत थी कि सामने वाले को सिर्फ देखने भर से दहशत हो जाती थी। सिकंदर हमेशा होमर की किताब अपने साथ रखता था, यहाँ तक कि सोते वक्त भी वो उसको अपने तकिए के नीचे रखता था। प्लूटार्श अपनी किताब द लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट में लिखते हैं कि सिकंदर ने देह के आनंद में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि दूसरे मामलों में उससे ज्यादा साहसी और निडर कम ही लोग होंगे। बचपन से ही महिलाओं के प्रति उसके मन में सम्मान का भाव था। ये वो जमाना था जब गुलाम लड़कियों, रखेलों और यहाँ तक कि पत्नियों को भी निजी संपत्ति माना जाता था। सिकंदर की माँ ओलंपियास सिकंदर की महिलाओं में अरुचि से इतनी परेशान हो गई थी कि उसने विपरीत लिंग के प्रति रुचि जगाने के लिए एक सुंदर वेश्या कैलेगना की सेवा ली, लेकिन सिकंदर पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। दुनिया जीतने के अभियान की शुरुआत में सिकंदर की सेना में लगभग 1,00,000 सैनिक थे, जो 10,000 मील का सफर तय करते हुए ईरान से होते हुए सिंधु नदी तक पहुंचे। 326 बीसी की शुरुआत में जब सिकंदर ईरान में था, उसने भारत के उत्तर पश्चिम के शहरों के राजाओं को संदेश वाहक भेजे और कहा कि वो उसका निमंत्रण स्वीकार कर लें। जैसे ही सिकंदर काबुल की घाटी में पहुंचा, इन राजाओं ने उससे मिलना शुरू कर दिया। इनमें से एक था भारतीय नगर तक्षशिला का राजकुमार अंबी। तक्षशिला सिकंदर की इतनी आवभगत इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था अपने दुश्मन पोरस के खिलाफ लड़ाई में सिकंदर का साथ लेना। मार्कस कर्टियस लिखते हैं कि तक्षशिला ने जानबूझकर भारत के द्वार सिकंदर के लिए हमेशा के लिए खोल दिए। उसने सिकंदर की सेना को अनाज, 5,000 भारतीय सैनिक और 65 हाथी भेंट किए। उसका युवा जनरल सैंड्रोकुटोस भी उनके साथ हो लिया। सिकंदर ने तक्षशिला में 2 महीने बिताए और वहां के राजा की मेहमान नवाजी का आनंद उठाया। सिकंदर के जीवनीकार फिलिप फ्रीमैन अपनी किताब अलेक्जेंडर द ग्रेट में लिखते हैं कि इस बिंदु पर सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। उसने हेपास्टियोन की लीडरशिप में एक बड़ी सेना खाइबर दर्रे के पार भेज दी ताकि रास्ते में पड़ने वाले विरोधी कबायलियों को कुचल सके, और सबसे जरूरी बात, जल्दी से जल्दी सिंधु नदी पर पहुंचकर एक पुल बना सके। इस रास्ते पर कई भारतीय राजा और बड़ी संख्या में इंजीनियर सिकंदर की सेना के साथ साथ चल रहे थे। सिकंदर एक घुमावदार रास्ता लेते हुए हिंदू कुश के पूर्व में गया ताकि वहां रहने वाले कबालियों को अपने नियंत्रण में ला सके। रास्ते में उसे जितने भी किले मिले जिन्होंने उसके सामने हथियार नहीं डाले,
सिकंदर ने उन सब पर कब्जा कर लिया। इस अभियान के दौरान सिकंदर की बाह में एक तीर आकर लगा। एक जगह कबालियों ने शाम के वक्त जब सेना शिविर लगा रही थी, घात लगाकर हमला कर दिया। सिकंदर के सैनिक पास की पहाड़ी पर चढ़कर बच गए। जब हमलावरों को लगा कि सिकंदर बच गया है, तब सिकंदर ने पहाड़ी से उतरकर अचानक जवाबी हमला कर दिया। हमलावरों ने अपने हथियार डाल दिए। सिकंदर ने उनके सामने शर्त रखी कि अगर वो उसकी सेना का हिस्सा बन जाएं, तो वो उनकी जान बख्श देगा। पहले तो वो मान गए, लेकिन जब कुछ लोग भागने की कोशिश करने लगे तो सिकंदर ने उन्हें जान से मारने का आदेश दे दिया। सिंधु नदी तक पहुंचने में सिकंदर की सेना को 20 दिन लगे। तक्षशिला के राजा ने वहां नदी पर नावों से पुल बनवाने में मदद की। सिंधु के तट पर रहने वाले लोग जानते थे कि कैसे नदी के बहाव के साथ साथ लकड़ी की नावों को जोड़कर पुल बनाया जा सकता है। सिकंदर के जासूसों ने खबर दी कि पोरस के पास एक बड़ी सेना है, जिसमें कई भीमकाय हाथी शामिल हैं। ये युद्ध आसान नहीं होने वाला था। सिकंदर की सेना को बारिश में लड़ने का तजुर्बा नहीं था, लेकिन यहाँ उनको भयंकर गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा था। सिकंदर ने पोरस को संदेश भेजा कि वो अपनी सीमा पर आकर उससे मिले और उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। पोरस ने जवाब दिया कि वो सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अपनी राज्य सीमा पर मिलने के लिए वो तैयार हो गया। सिकंदर और उसकी सेना कई दिनों तक मार्च करते हुए झेलम नदी के पास पहुंचे। पोरस की सेना नदी के दूसरे किनारे पर थी। सिकंदर ने उत्तरी किनारे पर शिविर लगाया और ऐसी जगह की तलाश करने लगा जहां से नदी पार करना पोरस को दिखाई ना दे। पोरस को गुमराह करने के लिए सिकंदर ने अपनी सेना को नदी के तट से काफी पीछे भेज दिया। कभी सेना पश्चिम की तरफ जाती, कभी पूरब की तरफ। इस दौरान नदी के किनारे अलाव जलाए गए और काफी शोर शराबा किया गया। दूसरे किनारे पे मौजूद पोरस के सैनिक इसके आदी हो गए थे और उन्होंने कड़ी निगरानी करना छोड़ दिया था। पोरस की सेना एक ही जगह खड़ी रही, क्योंकि सबसे आगे हाथी तैनात थे और उन्हें बार बार इधर उधर करना बहुत मुश्किल था। सिकंदर ने खेतों से अनाज शिविर तक पहुंचाने का भी आदेश दिया। जब ये खबर पोरस के जासूसों ने दी तो पोरस ने समझा कि सिकंदर मॉनसून खत्म होने तक वहीं रुकने वाला है। इसी बीच तेज आंधी तूफान आया। सिकंदर ने मौके का फायदा उठाया और अपनी सेना को नदी पार करवा दिया। हालांकि इस कोशिश में फिसलन के कारण कई सैनिक डूबकर मर भी गए थे। पोरस के पक्ष में सबसे बड़ी ताकत उसके हाथी थे। फिलिप फ्रीमैन लिखते हैं कि जब तक सिकंदर के सैनिक हाथियों से लड़ने का तरीका समझ गए थे, सिकंदर के सैनिक हाथी को घेर लेते और भालों से उस पर हमला कर देते। इसी दौरान तीरंदाज हाथी की आंख को निशाना बनाते। जैसे ही आंख पर तीर लगता, हाथी बेकाबू होकर इधर उधर दौड़ता और अपने ही लोगों को कुचल देता। सिकंदर ने अपने सैनिकों को पोरस की सेना के बाएं और दाएं भेजा और आदेश दिया कि वो आगे जाकर पीछे से हमला करें। इस भयानक युद्ध में दोनों तरफ के कई लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। ये युद्ध पंजाब के झेलम नदी के किनारे जलालपुर में हुआ था। सिकंदर अपने घोड़े बुसेफेल्स पर सवार था। तभी एक तीर घोड़े को लगा और वहीं उसकी मौत हो गई। सिकंदर को अपने प्रिय घोड़े के लिए शोक मनाने का भी समय
नहीं मिला। उसने दूसरा घोड़ा लिया और युद्ध जारी रखा। जैसे ही पोरस के सैनिक दबाव में आए, क्रेटेरस के सैनिकों ने पीछे से हमला कर दिया और भागने का रास्ता बंद कर दिया। फिर भी पोरस एक भीमकाय हाथी पर सवार होकर लड़ता रहा। सिकंदर ने उसके साहस की प्रशंसा करते हुए संदेश भेजा कि अगर वो हथियार डाल दे तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। संदेशवाहक का नाम उम्फिस था। पोरस ने इस संदेशवाहक को अपने भाले से मार दिया। इसके बाद सिकंदर ने एक और संदेशवाहक भेजा और फाइनली पोरस ने हथियार डालने का मन बना लिया। फिलिप फ्रीमैन लिखते हैं कि जब दोनों राजा मिले तो पोरस का घायल हाथी भी घुटनों के बल बैठ गया ताकि पोरस नीचे उतर सके। सिकंदर पोरस के 6 फुट ऊंचे मजबूत शरीर को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। बंदी बनाने के बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने तुरंत जवाब दिया, जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने पोरस को मरहम पट्टी के लिए युद्ध क्षेत्र छोड़ने की अनुमति दे दी। कुछ दिन बाद सिकंदर ने पोरस को सिर्फ अपना राज्य ही नहीं लौटाया बल्कि और भूमि भी दे दी। हालांकि सिकंदर के कुछ सहायकों को ये पसंद नहीं आया। उसी स्थल पर सिकंदर की सेना ने अपने मरे हुए सैनिकों का अंतिम संस्कार किया। अपने मरे हुए घोड़े की याद में सिकंदर ने युद्ध स्थल के पास एक नया शहर बसाया और उसका नाम अपने घोड़े के नाम बुसेफेल्स पे रखा। जब तक पोरस लड़ने की स्थिति में था, उसने सिकंदर का जमकर मुकाबला किया। सिकंदर आगे बढ़कर गंगा के तट तक जाना चाहता था, लेकिन एक पुराने सैनिक ने पूरी सेना की तरफ से बोलते हुए कहा, हजारों खतरों के बीच इतने लंबे समय तक आपके साथ हम यहाँ तक आए। हमारा सम्मान बढ़ा है, लेकिन अब हम थक चुके हैं। इस अभियान में हमने अपने कई साथियों को खो दिया है। जो बचे हैं उनके शरीर पर जख्मों के निशान हैं। कपड़े तार तार हो चुके हैं। अब हम अपने माँ बाप को देखना चाहते हैं, अपने बीवी बच्चों को गले लगाना चाहते हैं। हम मैसेडोनिया वापस जाना चाहते हैं। आप नई पीढ़ी के साथ, नए सैनिकों के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम अब इससे आगे नहीं जा सकते। जैसे ही उस सैनिक ने बोलना खत्म किया, पूरी सेना ने तालियां बजाकर उसका समर्थन किया। लेकिन सिकंदर को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो गुस्से में आ गया और अपने टेंट की तरफ चला गया। 3 दिनों तक उसने अपने किसी निकट सहयोगी से बात नहीं की। उसे लगा था कि सैनिक आकर माफी मांगेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। आखिरकार सिकंदर को स्वीकार करना पड़ा कि गंगा तक पहुंचने का उसका सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। उसने अपनी पूरी सेना को इकट्ठा करके ऐलान किया कि वो वापस अपने देश मैसेडोनिया जा रहे हैं। उसने पूर्व की तरफ एक उदास नजर डाली और मैसेडोनिया की तरफ लौट गया। नमस्कार, मनोज शर्मा, दास्तान-ए-भारत।